हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से कल कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इधर एकांश स्कूल के ख़त्म होते ही ऑफिस आ गया था, जिसे लाने वाला कोई और नहीं विप्रो था, जिस कारण मृत्युंजय उन दोनों को बुरी तरीके से घूर रहा था। एकांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन विप्रो से मृत्युंजय की जानलेवा नज़र बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिस कारण विप्रो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। एकांश ने कहा, आज उसके स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छे से गुजरा, इसलिए वो आपसे मिलना चाहता है, तो मैं उसे ले आया। आप मुझे घूरना बंद करो। ये सुन मृत्युंजय एकांश को अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया, तो एकांश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसे देख मृत्युंजय उसे अपनी गोद में उठाकर बैठा लिया और विप्रो को घूरते हुए बोला, इडियट, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि मैं ऑफिस से सीधा घर ही तो जाऊंगा। विप्रो मृत्युंजय की बात सुनकर एकांश कह रहा था कि उसे किसी से सॉरी कहना है, जिसे सुन मृत्युंजय एकांश को देखते हुए बोला, तुम अपने त्यागी अंकल को सॉरी कहने आए हो? जिस पर एकांश अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, नो, आई एम कमिंग बिकॉज आई वांट ओपन द गेट। एकांश की बात सुन विप्रो का दिमाग उलझ गया, लेकिन मृत्युंजय उसकी बात को समझते हुए, बट इट्स नॉट गुड, अगर तुम्हें गिल्ट ना हो तो सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। व्हाट इज गिल्ट? एकांश ने पूछा, जिसके जवाब में विप्रो उससे बोला, गिल्ट का मतलब होता है जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं और हमें बाद में बुरा लगता है। विप्रो की बात सुन एकांश अपना सर हिला दिया और मृत्युंजय से बोला, बट डैड, आई डोंट फील गिल्टी। जिस पर केशव अंदर आते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एकांश, देन आई फील सॉरी टू। जिसे सुन एकांश केशव को देखते हुए, आई एम सॉरी अंकल। एकांश की बात सुन केशव मुस्कुरा दिया और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सारंग, होटल ताज में आज हमारा डिनर था, मिस्टर धनराज के साथ। केशव की बात सुन मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए, हाँ मुझे याद है। फिर एकांश को अपने टेबल पर बैठाते हुए बोला, अंश चाचू के साथ घर जाओ। मृत्युंजय की बात सुन एकांश केशव को देखने लगा, तो बदलों में केशव ने उसे एक स्माइल पास की, जिसे देख एकांश मृत्युंजय के गोद में चढ़ते हुए बोला, नो, आई वांट टू गो विथ यू। जिसे सुन मृत्युंजय हैरान होते बोले, व्हाट, बट तुम वहाँ क्या करोगे? जिस पर एकांश अपना सर नहीं में हिला, तो मैं जाऊँगा। केशव एकांश की जिद को देख मृत्युंजय सर, ओके, हम उसे ले जा सकते हैं क्योंकि वो बदमाशी नहीं करता। केशव की बात सुन मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिला, एकांश से बोला, अंश, मैं कोई पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक मीटिंग के चलते डिनर पर जा रहा हूँ, तुम वहाँ चलकर क्या करोगे? डिनर, एकांश ने जवाब दिया, जिसे सुन मृत्युंजय चिढ़ गया, तो एकांश उसके टाई को ठीक करते हुए बोला, आई एम नॉट ए बैड बॉय डैड, चले? एकांश की बात सुन मृत्युंजय ने एक गहरी सांस भरी और विप्रो से बोला, तुम घर निकलो और हिमांशी को कॉल करके पूछ लेना उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मृत्युंजय की बात सुन विप्रो कंफ्यूज होता, लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा था। जिसे सुन मृत्युंजय उसे, इडियट, ऐसी प्यार भरी अटेंशन से लड़कियां हमेशा खुश रहती है, इसलिए एडवाइस दे रहा था। ये सुन विप्रो उसके सामने आकर उसे गले लगाते हैं, वाओ ब्रो, यार आपने मस्त स्ट्राइक दिया है, मैं सारी लेडीज के लिए लेकर जाऊंगा। जिसे देख एकांश उसके पीठ को थपथपा दिया, तो मृत्युंजय विप्रो को दूर करते हुए बोला, अब शादी हो गई है तुम्हारी, अपनी हरकतें थोड़ी नॉर्मल रखो, इडियट। जिसकी बात को इग्नोर कर विप्लो एकांश के गाल पर प्यार भरी चुम्मी देकर बोला, अपने डैड को बहुत परेशान करना। इतना कहकर विप्लो वहाँ से भाग गया। जिसे जाता हुआ एक नज़र देख मृत्युंजय केशव से बोला, लेट्स गो। जिसके जवाब में केशव ने अपना सर हिला दिया और वो लोग वहाँ से ताज होटल के लिए निकल गए। द ताज होटल पैलेस, मुंबई। मृत्युंजय, केशव, राघव और एकांश वहाँ आए हुए थे, जहाँ उनके डिनर के लिए अलग सा प्राइवेट रूम बुक किया गया था। जब वो लोग अंदर आए तो वहाँ पर कोई नहीं था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय एकांश को सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम यहीं पर रहना। एकांश मृत्युंजय की बात सुन उसे देखने लगा, तो मृत्युंजय उसे अपना फ़ोन देते हुए बोला, ये लो और इन्जॉय करो। जिसे लेकर एकांश देखने लगा, तो मृत्युंजय वहाँ से निकल दूसरे कमरे में चला गया, जिसके साथ केशव भी चला गया। वहाँ पर सिर्फ राघव था, जिस कारण एकांश से बोला, अंश। जिसकी आवाज़ सुन एकांश ने उसकी तरफ देखा, तो राघव उसे बोला, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। राघव की बात सुन एकांश ने अपना सर हिला दिया, तो राघव वॉशरूम की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद एकांश फिर से मोबाइल चलाने लगा। जब कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं था, जिसे महसूस करते हुए एकांश इधर उधर देखने लगा और सोफे से उतर के उस कमरे से बाहर निकला, तो बड़े बड़े लॉन्च को देखते हुए एकांश थोड़ा सा घबरा गया और मृत्युंजय को आवाज़ लगाते हुए बोला, डैड डैड, राघव अंकल। लेकिन उसे जवाब नहीं मिला, तो एकांश अब थोड़ा पैनिक होने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, जिस कारण वो एकदम से पीछे घूमा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जिसे देख एकांश और ज़्यादा डरने लगा और डर के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने रोना शुरू कर दिया और इधर उधर जाते हुए चिल्लाया, डैड डैड, आप कहाँ हो?
ये कहते हुए एकांश काफ़ी डर गया था और बार बार उसे भय हो रहा था, जिस कारण वो डर की वजह से वहीं एक बड़े से फ्लावर पॉट के पीछे बैठकर चुप गया और रोने लगा। जब उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसे महसूस करते हुए एकांश बिना देखे अपने चेहरे को अपने पैरों के बीच छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। मैं ये कहते हुए एकांश सकते हुए रोने लगा तो उसके पीछे खड़ा बच्चा उसके बगल में बैठते हुए बोला, हे व्हाई आर यू क्राइंग। जिसे सुन एकांश ने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। एकांश का चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था और आंसू भी अभी बह रहे थे, जिसे देखते वो बच्चा अपने पॉकेट से रुमाल निकाल एकांश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो। जिसे लेकर एकांश उसके बगल में बैठ गया और अपने आंसू को साफ करने लगा तो वो बच्चा फिर से बोला, व्हाई आर यू क्राइंग। जिसके जवाब में एकांश उदास होते हुए बोला, माई डैड इज गॉन। एकांश की बात सुनो बच्चा उसे फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, सो कॉल हिम एंड गेट हिम। जिसकी बात सुन एकांश ने सीधा राघव को कॉल किया और बात कर कॉल कट उस बच्चे से बोला, थैंक्स मेंशन नॉट। उस बच्चे ने कहा, जिसे सुन एकांश कुछ पल चुप रहकर बोला, व्हाट्स योर नेम। एकांश के सवाल पर बच्चा उठकर खड़ा हो अपना हाथ एकांश की तरफ बढ़ाते हुए गेट अप। जिसे देख एकांश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उठकर खड़ा हो गया तो वो बच्चा एकांश से बोला, माई नेम इज विध्वंस ओबराय एंड योर। एकांश विध्वंस के सवाल पर बोला, माई नेम इज एकांश सारंग। एकांश के जवाब पर विध्वंस वहाँ से जाते हुए बोला, ओके सी यू। जिसे देख एकांश उसके पीछे आते हुए, हे स्टॉप इट। एकांश की बात सुन विध्वंस उसकी तरफ देखते हुए बोला, फॉलो मी। इतना कहकर विध्वंस एक रूम के अंदर चला गया जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें एक कोई देख विध्वंस बोला, डैड। जिसकी आवाज़ सुन सबने उसकी ओर देखा और सब एकांश की नज़र वहाँ पर बैठे मृत्युंजय पर गई तो एकांश जल्दी से उसके पास आकर उसके पैरों से लिपटते हुए बोला, डैड। जिसकी उदास आवाज़ को सुन मृत्युंजय उसे अपनी गोद में उठा बैठाते हुए बोला, क्या हुआ अंश। मृत्युंजय के सवाल पर एकांश ने कुछ नहीं कहा और विध्वंस एक नज़र उन दोनों को देख अश्विन से बोला, डैड। अश्विन विध्वंस की बात सुनकर बोला, हाँ मेरा मीटिंग पूरा हुआ तो अब हम डिनर पर चलेंगे। जिसे सुन विध्वंस अपना सर हिला दिया तो वहीं मृत्युंजय हैरानी से विध्वंस को देख रहा था। जिसे देखा अश्विन मृत्युंजय से बोला, व्हाट हैपेंड मिस्टर सारंग। जिसकी आवाज़ सुन मृत्युंजय अपने सेंस में आया और अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नो नो नथिंग। जिसे सुना अश्विन मुस्कुराते हुए विध्वंस को अपनी गोद में उठा मृत्युंजय से बोला, ये मेरा बेटा है विध्वंस ओबराय। अश्विनी के बाद सुन मृत्युंजय थोड़ा कंफ्यूज होते बोला, ओबराय लेकिन हे आई नो, मैं तो धनराज हूँ तो मेरा बेटा ओबराय कैसे हुआ। तो सुनिए, ये अपनी मॉम का सरनेम यूज करता है, अश्विन ने जवाब दिया। जिसे सुन मृत्युंजय मुस्कुराया, ऐसा है क्या, मतलब आपकी वाइफ से डाइवोर्स हो गया है। मृत्युंजय की बात सुन अश्विन ने उसे घूरा और फिर हंसते हुए बोला, हा, आप काफ़ी मजाक किए हैं मिस्टर सारंग, और मेरा डाइवोर्स नहीं है। मेरे प्यार के कारण मेरे पास एक खूबसूरत होनहार और परी जैसे बीवी है और इसका सरनेम के कारण मेरे ससुर जी हैं। उन्होंने कहा कि वो इसका नाम विध्वंस ओबराय रखना चाहते हैं तो मैंने भी मना नहीं किया। आफ्टर ऑल मेरा इकलौता बेटा है। अश्विन की बात सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिला दिया और विध्वंस की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाय। जिसके जवाब में विध्वंस अपना सर हिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू अंकल। विध्वंस की बात सुन मृत्युंजय अश्विन से बोला, बात से पता चलता है कि काफ़ी टैलेंटेड है। मृत्युंजय की बात सुन एकांश उसे देखने लगा तो अश्विन विध्वंस के बाल को सहलाते हुए मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, करेक्ट, ही इज़ वेरी सेंसिबल। फिर एकांश की तरफ इशारा करते और आपका बेटा, हाँ ये भी बहुत टैलेंटेड है, आज इसके स्कूल का पहला दिन था। मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुनकर अश्विन प्रकाश की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। अश्विन की नज़रों को देखते हुए एकांश मृत्युंजय को कोट को कसकर मुट्ठियों में भर लिया तो मृत्युंजय अश्विनी से बोला, स्ट्रेंजर से बात नहीं करता। ये कहते हुए मृत्युंजय एकांश की मुट्ठी को पकड़कर धीरे धीरे सहला रहा था, जिस पर अश्विन अपना सर हिलाते हुए बोला, ऑलरेडी रात काफ़ी हो गई है, हमें डिनर पर चलना चाहिए। अश्विनी की बात सुनकर मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया और वो लोग डिनर के लिए चले गए। इसी बीच एकांश और विध्वंस के बीच में कोई बात नहीं हुई। रात के वक्त मृत्युंजय एकांश को लेकर जब कब पहुंचा तो पाया सभी लोग डिनर करके कमरे में जा चुके थे और एकांश भी सो चुका था, जिस कारण वो सीधा कमरे में चला आया तो देखा महक सोई हुई थी। जिसे देखते हुए मृत्युंजय एकांश को अच्छे से होल्ड करे लाकर बिस्तर पर सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर करते हुए इसके माथे पर चूमकर क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद मृत्युंजय कॉजन लाइट सूट में क्लोजेट से बाहर आया तो बालकनी से ठंडी हवा उसके गालों पर पड़ी। वो सीधा बालकनी में चला गया। बालकनी में आकर मृत्युंजय ने देखा तो महक झूला झूलते हुए अपने कानों में हेडफोन लगाए बैठे हुए। जिसे देखते मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, महक
महक मृत्युंजय को देख महक अपने कानों से हेडफोन निकालते हुए बोली, मिल गया आपको टाइम घर आने का। महक की बात सुन मृत्युंजय उसके बगल में बैठकर उसके अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैंने तो जाने से पहले ही कहा था तुमसे कि आज रात को मैं डिनर अपने क्लाइंट्स के साथ करूंगा। जिसे सुन महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आप गए, अच्छी बात है। अंश को लेकर क्यों गए थे आप? वो इतना छोटा सा बच्चा, आप उसे हर तरफ घुमाते रहते हो, बिगड़ जाएगा वो। मृत्युंजय महक की बात सुनकर उसके माथे पर टैप करते हुए बोला, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? जिसके जवाब में महक अपने माथे को सहलाते हुए, आज आपके जाने के बाद मैं प्रकृति को कॉल किया था, पता चला कि वो लोग मुंबई में है। मुझे प्रकृति थोड़ी परेशान लग रही थी। महक की बात सुन मृत्युंजय थोड़ा हैरान होते हुए, लेकिन ऋतिक ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया और तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो क्यों परेशान होगी? महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, ये सब छोड़िए, आपका मीटिंग कैसा गया? जिस पर मृत्युंजय झूले से उठकर खड़ा हो गया और महक को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, सोते हुए बात करें। यह कहते हुए मृत्युंजय महक को लेकर कमरे में आ गया और अपनी साइड एक तकिया को रखकर महक के पीछे से गले लगाते हुए लेट गया। जब महक मृत्युंजय का हाथ को अपने पेट पर महसूस करते हुए बोला, मृत्युंजय। जिसे सुन मृत्युंजय धीरे से बोला, हम। जिस पर महक उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, मैं सारंग पब्लिक स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज़। महक की बात सुन मृत्युंजय उसके सर को सहलाते हुए, बिल्कुल नहीं, सो जाओ। जिसे सुन महक सिर घुमाते हुए बोले, लेकिन जिसकी आंखों में आंखें डाल मृत्युंजय थोड़ी सख्ती से बोला, सो जाओ। जिसकी घुटती हुई आंखों को देख महक मुंह बनाकर चुपचाप सो गई तो मृत्युंजय ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इसी तरह पूरी रात गुजर गई और सुबह सुबह ही शोभित जॉगिंग सूट पहनने लगा। जिसे देखकर अदिति बोली, कहाँ जा रहे हो इतना तामझाम के साथ? जिसके जवाब में शोभित उसे अपने जॉगिंग सूट की तरफ इशारा करते हुए बोला, कल रात को सर्कस वालों का कॉल आया था, कहा कि उन्हें जोकर की ज़रूरत है, तो बस वही पर परफॉर्म करने जा रहा था। शोभित के उल्टे जवाब को सुनकर बिस्तर पर बैठा अद्विक हंसने लगा। जिसे एक नज़र घूरने के बाद आदित्य शोभित से बोली, आप कुछ ज़्यादा ही उल्टा जवाब नहीं दे रहे हो? जिसे सुनकर शोभित अपने बालों को ठीक करते हुए बोला, मेरा जवाब बिल्कुल परफेक्ट था। मैं कहीं तामझाम करने नहीं जा रहा हूँ, जॉगिंग सूट में हूँ, ऑफ कोर्स जॉगिंग पर जा रहा हूँ ब्रो के साथ। जिस पर अदिति उसे शक भरी आंखों से देखते हुए, आज से पहले तो कभी नहीं गए, आज क्यों? शोभित अदिति के बाद पर उसके माथे पर हल्का से टैप करते हुए बोला, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में दर्द होगा। इतना कहकर शोभित कमरे से बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देखकर अदिति अद्विक की तरफ देखकर बोला, बहुत दांत दिखा रहे हैं तुम्हारा। अद्विक अदिति की बात सुनकर, दूध वाला है ना, इसलिए दिखा रहा हूँ। जिसे सुन अदिति उसे पकड़ते हुए बोली, चलो तुम्हारा सारा दांत ठंडे पानी से निकालती हूँ। इतना कहकर अदिति अद्विक को लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। द नेशनल पार्क। मृत्युंजय ऋतिक से मिलने के लिए शोभित के साथ नेशनल पार्क आया हुआ था, क्योंकि अमृत का ड्यूटी था बच्चों को सही सलामत स्कूल पहुंचाना। जब ऋतिक जॉगिंग सूट पहने वहां पहुंचा तो मृत्युंजय प्रोटीन शेक पी रहा था। जब उसकी नज़र ऋतिक पड़ गई तो मृत्युंजय शोभित से बोला, घर में बैठे बैठे बहुत आलसी हो गए हो तुम, क्यों ना गार्डन का एक चक्कर लगा लो। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सर नहीं मिलाते हुए, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरा पेट भी बिल्कुल नहीं निकला है, मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, आज जाकर हवा में एक्सरसाइज करो, चल चक्कर लगा कर आओ। मृत्युंजय ने उसे घूरते हुए, जिसे देख शोभित मुँह बनाते हुए दौड़ते हुए आगे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद ऋतिक मृत्युंजय के बगल में आकर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, लेकिन मुझे बताया नहीं कि तुम मुंबई आए हुए हो और मिलने भी नहीं आए। ये कहते हुए मृत्युंजय ने प्रोटीन शेक का बोतल ऋतिक की तरफ बढ़ा दिया तो ऋतिक उसे लेकर पकड़ते हुए बोला, एक ज़रूरी काम याद आ गया था, बस इसलिए। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, जो आपने सुबह सुबह कॉल करके मुझे यहाँ बुला लिया? ऋतिक की बात सुन मृत्युंजय उसे देखने लगा। जो तो ऋतिक जवाब ना पाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? जिस वक्त प्रकृति ट्रेनिंग के लिए मैसूर गई थी, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा था क्या? मृत्युंजय ने पूछा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।